ओके। होपफुली कि अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं उन लेक्चर्स में आप लोगों ने अच्छे तरीके से वीडियो को देख भी लिया होगा और कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे पूछ भी लीजिए। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। ये लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और शायद हो सकता है कि ये टॉपिक आप लोगों ने पहले अगर एमएससी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी आप लोगों को पढ़ने का रहा होगा तो पढ़ा भी होगा। सो अगर आप लोगों ने सिलेबस को देखा है तो सिलेबस में आपका वो टॉपिक मेंशन है जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। कोई गेस कर सकता है कि कौन सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को देख करके? कोई आइडिया? नो आइडिया। कोई बात नहीं है, अभी हम लोग देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था और बताया भी था कि हम लोग बात कर रहे हैं, किसी दिन क्लास में पढ़ेंगे फर्मेंटर को डिज़ाइनिंग को लेकर के। और आज की क्लास में हम लोग फर्मेंटर जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में यूज़ होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है उसको, उसकी डिज़ाइनिंग और उसके फंक्शन और उसके टाइप को लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट। और देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के बायो रिएक्टर्स होते हैं और उनका क्या क्या एप्लीकेशंस होता है। हालांकि ये अपने आप ही काफ़ी लेंदी टॉपिक है तो सारा का सारा टॉपिक आज के डेट में कवर नहीं हो पाएगा। इसकी एक क्लास और लगेगी जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के फर्मेंटर या बायो रिएक्टर के बारे में स्टडी कर पाएंगे। बट आज का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग कवर कर पाएंगे फर्मेंटर और उनके कंपोनेंट्स के बारे में, उनके डिज़ाइन के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में, उनके सारे कंपोनेंट के बारे में, एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स के जो फर्मेंटर होंगे उनमें कुछ टाइप्स और उनके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग क्लास में कवर करेंगे। ओके। फर्मेंटर का नाम सुन के आपके दिमाग पे एक आइडिया आता होगा, जस्ट लाइक ऑटोक्लेव जैसा आपको एक वेसल्स मतलब एक कंटेनर दिखाई देता है जहाँ पे कुछ लगे हुए होते हैं अपेंडिजेस और जिनका अलग अलग क्या होता है, रोल होता है, मीन्स फंक्शंस होते हैं। तो उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अ फर्मेंटर इज एन इनक्लोज्ड एंड स्टेराइल वेसल दैट मेंटेन ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से अगर आपने बीओडी पढ़ा हुआ होगा, पीओडी माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में रखे जाने वाला एक इस तरीके का चैम्बर टाइप का होता है और जिसमें क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे रेगुलेटर्स होते हैं टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। आप जब भी कोई बैक्टीरिया को क्या करते हैं, चाहे स्टिकिंग करते हैं या फिर उस पर पोरिंग करते हैं, तो आप उसको ला करके क्या करते हैं, इसमें प्लेस कर देते हैं और इंक्यूबेट कर देते हैं इसमें और 24 आवर्स 48 आवर्स के लिए इसे रखा जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती है। लेबोरेटरी में या इन्वायरमेंट में जो कंडीशंस होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है और जबकि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, पीएच और ये सारी चीज़ों को चाहिए होता है। तो वो कंडीशंस, जिस कंडीशंस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम हो सके, ऑप्टिमम हो सके, उस कंडीशंस को प्रोवाइड करने के लिए एक इनक्लोज्ड वेसल्स होता है जिसको कि आप फर्मेंटर के नाम से जानते हैं। फर्मेंटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके इनसाइड में वो सारी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ की ज़रूरत एक किसी बैक्टीरिया को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए होती है। लाइक एज न्यूट्रिएंट मीडिया होगा, लाइक एज वहाँ पे पीएच की वैल्यू होगी, टेम्परेचर होगा, एयर होगा, राइट, उनकी मिक्सिंग होगी, वाटर होगा। ये सब कुछ होंगे जो कि उस बैक्टीरिया को प्रॉपरली ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। कल के क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो कुछ 20 से लेकर के 45 के आसपास में होते हैं, मैक्सिमम बैक्टीरिया के, नॉट सारे। इस रेंज के टेम्परेचर को भी वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। और बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए जो मीडिया बनाई जाती है, उन मीडिया का जो पीएच होता है वो लगभग अगर देखा जाए तो 5.5 से लेकर के 7.5 के रेंज में होता है। तो ये पीएच भी मेंटेन होती है। बाकी जो न्यूट्रिएंट मीडिया होते हैं जिनमें कि कार्बन का, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटास का, ये सब के सोर्सेस होते हैं, उन सोर्सेस को भी क्या किया जाता है, एक मीडिया कंपोनेंट के रूप में मिला करके दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया हमारा अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो फर्मेंटर एक फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज किए जाने वाला क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और इस इंस्ट्रूमेंट के इनसाइड में वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। कौन से माइक्रोब्स? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म undergoes fermentation to produce large quantity of a desired metabolite for commercial uses। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और उन माइक्रोब्स के हेल्प से अपने डिज़ायरेबल जो प्रोडक्ट होता है उसको लार्ज क्वांटिटी में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका कि स्केल अप करके हम उसे इंडस्ट्री में प्रोसेस करके उसे मार्केट में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो उन सारे माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देने वाला, कंडीशंस देने वाला जो चैम्बर है या जो वेसल्स है उसको आप फर्मेंटर के नाम से जानते हैं, राइट। कल किसी ने यहाँ पे, अगर मैं इसको फर्मेंटर के साथ में स्लैश करके अगर बायो रिएक्टर लिख दूँ तो क्या कुछ गलत होगा?
हाँ जी, कल किसी स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा भी था कि सर बायोरिएक्टर और फर्मेंटर क्या सेम होता है या अलग-अलग होते हैं? वही शायद। हुँ, और फर्मेंटर में चलो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, बट अभी आपके आपके लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन तो काम नहीं करेगी। और आपको अगर सपोज़ स्टेटमेंट देकर के आता है कि बायोरिएक्टर या फर्मेंटर को लेकर मैक्सिमम टाइम पे आपको बुक में पढ़ने को भी यही मिलता है, फर्मेंटर स्लैश बायोरिएक्टर, है ना? और इसी से कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। तो अगर आपको थोड़ा अल्ट्रा लेवल पे या थोड़ा आपके मास्टर्स लेवल पे अगर आपको ऐसे बताना हो कि बायोरिएक्टर और फर्मेंटर का क्या कॉन्सेप्ट होगा तो क्या बताएँगे? या फिर मैं यहाँ पे स्लैश करके बायोरिएक्टर भी लिख दूँ, मतलब जो फर्मेंटर है वही बायोरिएक्टर है। ऐसा है क्या? दृश्य अगर यहाँ पे स्टेटमेंट हो कि ऑल फर्मेंटर आर द बायोरिएक्टर्स बट ऑल बायोरिएक्टर्स आर नॉट फर्मेंटर, और अगर इस तरीके से स्टेटमेंट हो कि ऑल द बायोरिएक्टर्स आर द फर्मेंटर बट ऑल फर्मेंटर आर नॉट बायोरिएक्टर, तो क्या ये स्टेटमेंट ही ठीक होगा और कौन सा ठीक होगा? ओके, मतलब कि फर्मेंटर जो क्लास है वो बड़ा है और उसका सब पार्ट है बायोरिएक्टर, कह सकते हैं। मतलब बायोरिएक्टर भी अपने आप में। So is it possible that all those things which can perform in fermenter can also perform in bioreactor? So reverse is not possible. So what is the mean? That means what, the fermenter is a larger group or bioreactor? ओके, और कोई ऐड करना चाहेगा? वेरी गुड, और कोई? अच्छा, और भी लोग हैं बट बोल नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? सरस्वती हैं, दास हैं, मोना है, दृश्य हैं और वर्षा हैं। और भी कोई है इधर? और कौन है? अनामिका है। काफी लोग जुड़े हैं, फिर बताइए आंसर क्यों नहीं आ रहा? वर्षा एंड सरस्वती। कुछ आइडिया, कुछ देना है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन? ओके ओके, वर्षा, आई थिंक मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। डू यू हैव एनी अदर एक्स्ट्रा पॉइंट? ओके, वैसे दृश्या ने काफ़ी अच्छे तरीके से एलोबरेट किया है, और जैसा कि आप सब लोगों ने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। बायो रिएक्टर्स का मतलब सिंपली यही होता है कि ऐसा कोई क्लोज वेसल्स या ऐसा कोई कंटेनर जहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराया जा सके, राइट? और उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के परफॉर्म होने से बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हों, लाइक वो मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, लाइक जैसे कोई एंटीबायोटिक्स है, कोई विटामिन्स है, कोई एंजाइम्स है, कोई कोई प्रोटीन्स है। इन सब का प्रोडक्शंस कराने के लिए आप यूज़ क्या करते हैं, दैट इज़ द बायोरिएक्टर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या होता है कि जैसे हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे इन फार्मास्यूटिकली इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको प्रोडक्शंस कराना होता है, तो उनके लिए जो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, बायोरिएक्टर यूज़ करेंगे। जबकि कोई ऐसे लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, लाइक एज इथेनॉल है, लाइक एज सिट्रिक एसिड है, लाइक एज अल्कोहल है, राइट? इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको मतलब फर्मेंटर में हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज करते हैं, और फर्मेंटेशन से बनने वाले प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जबकि बायो रिएक्टर में
वो रिएक्शन परफ़ॉर्म कराए जाते हैं जिनमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और बायोकेमिकल रिएक्शन से बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो कुछ इस तरीके जैसा मैंने आपको बताया। तो दोनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। फर्मेंटर में बेसिकली फर्मेंटेशन की ही से प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होने के लिए मतलब कि आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, आपका कोई ऐसे प्लांट का सबस्ट्रेट भी हो सकता है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और उनसे बनने वाले जो मटेरियल होंगे वो आपके कुछ बेवरेजेस कैटेगरी में हो सकते हैं लाइक, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक का लिक्विड भी हो सकते हैं। जबकि बायोरिएक्टर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बायोकेमिकल एनालिसिस होती है। तो कभी-कभी आपसे सवाल पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, चूँकि आपका एमसीक्यूज़ तो नहीं है, बट फिर भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि सपोज़ समवन वांट्स टू प्रोड्यूसेस विटामिन्स एंड दे हैव ऑप्शंस फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ विटामिन्स एट द इंडस्ट्रियल लेवल लाइक एज़ अ फर्मेंटर एंड बायोरिएक्टर। तो क्या ये वो यूज़ करेगा और क्यों यूज़ करेगा, इस चीज़ को आपको जस्टिफ़ाई करना होता है। तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि बायोरिएक्टर यूज़ किया जाएगा बिकॉज़ विटामिन्स बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, और बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए जिस कंटेनर या जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड बायोरिएक्टर। सो हम लोग चूज़ क्या करेंगे, दैट इज़ द बायोरिएक्टर के बारे में। ओके, सो अभी फ़िलहाल जो आगे आप पढ़ेंगे जिनमें कि आपको दिखेगा कि क्या चीज़ें होंगी। अब अभी होपफुली कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस टाइम पे आपको फर्मेंटर का टर्म यूज़ करना है और किस टाइम पे आपको बायोरिएक्टर का टर्म यूज़ करना है। जब कोई बायोकेमिकल की प्रोडक्शंस हो रही होगी लाइक एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक एज विटामिन्स लाइक एज प्रोटीन्स एंजाइम हार्मोन्स एटसेट्रा, अगर इनकी बात हो रही होगी तो वहाँ पे बायोरेटर टर्म यूज़ करेंगे। और अगर आपका कोई बेवरेजेज है लाइक एज अल्कोहल है, लाइक एज इथेनॉल है, राइट, अगर ये सारे हैं, सिट्रिक एसिड है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो उनको उनके लिए हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ फर्मेंटर। ओके, सो यहाँ पे यही स्टेटमेंट आपको दिया गया। इन डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग अ फर्मेंटर अ नंबर ऑफ पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको कि ध्यान में रखना होता है जब किसी भी फर्मेंटर को डिजाइन किया जाता है और उनको बनाया जाता है। सो नंबर पहला है, uh, the vessels should be capable of being operated aseptically for a number of days and should be reliable in a long-term operations and meet the requirement of the contaminated regulations। बताया जा रहा है कि जिस वेसल जब वो वेसल्स को तैयार किया जा रहा हो तो उस पे ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसे आसानी से एसेप्टिकली मेथड से ऑपरेट किया जा सके, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो सके, लॉन्ग टर्म तक उसे ऑपरेट करने पर भी कोई उसमें कंटामिनेशन के चांसेस नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो। इस चीज़ का ध्यान वहाँ पे दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हाँ, वो जो वेसल्स यूज़ किए जा रहे हैं या जो कंटेनर यूज़ किया जा रहा है वो कंटामिनेशंस को बहुत तेज़ी से ग्रैप अप करता हो और बहुत आसानी से उसमें कंटामिनेशन हो सके। इन चीज़ों का ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ फर्मेंटर का एक फिगर दिखेगा और इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब फॉर्मेंटर को डिज़ाइनिंग का लेकर के आएगा, सिलेबस में दिया हुआ है तो आना भी चाहिए। आएगा तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट? अगर आपके पास उस टाइम पे कलर पेन रहेगा तो आप कलर पेन यूज़ कर लेना, नहीं भी रहेगा तो आप सिंगल पेन से यूज़ करिए बट उसकी लेबलिंग प्रॉपर तरीके से कीजिए। और अगर आपको उस टाइम पे और कुछ दिमाग में नहीं भी आता है तो सिर्फ़ इस फिगर को आप अच्छे से याद रख लीजिए और इन फिगर के सारे पार्ट को हेडिंग बना करके आप उनको इलैबोरेट कर दीजिएगा कि हाँ, इनका क्या-क्या फंक्शन है, किस तरीके से काम ये करते हैं। राइट, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूरा ये जैसा जैकेट होता है स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है इस जैकेट में, और यहाँ पे एक ऐसे रॉड टाइप का है जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है, स्टेरर है जो कि ऐसे मूव करेगा जिसमें जो भी चीज़ें होंगी उसको क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है। चाहे वो लिक्विड मीडिया है, चाहे वो आपका बैक्टीरिया है या जो भी इनोकुलम है, जो भी है, वो ऐसे उसको क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेंस करने वाले प्रोब लगे हुए होते हैं, पीएच के, टेम्परेचर के, इन सब के। और ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पूरा कल्चर मीडिया है। और यहाँ पे आपको ये वेफल दिखाई दे रहा है जो कि जिसका बेसिक जो प्राइम काम होता है वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को मेंटेन करना और टेम्परेचर को पूरे थ्रू आउट इस लिक्विड में एक तरीके से रेगुलेट कराए रखना और उनका प्रेशर भी मेंटेन कराने का काम करता रहता है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे बाकी आपके ऑक्सीजन सेंसर भी लगे हुए हैं। जब कभी भी सपोज़ आपके इस कंटेनर के इनसाइड में ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होने लगे, मीन्स माइक्रोब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगे, तो उसको वो सेंस करता है कि हाँ, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशंस कम हो रहा है, तो उसको इस तरीके से चल करके क्या किया जाए, मेंटेन किया जा सके। यहाँ पे बाकी एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस स्टेरर में, दैट इज़ द इम्पेलर, जिसे एजिटेटर भी बोला जाता है। इन ये एक तरीके से पैडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पूरा क्या करता है, रोटेट करता नाचता रहता है, और जब ये रोटेट करेगा तो पूरा वो लिक्विड मीडिया क्या होता है, मिक्स होता है। जैसे सिंपली देखा जाए तो अगर जैसे
मक्खन निकालने वाली जो छड़ी हो स्टिक होती है जो कि यूज़ करते हैं, वैसा ही एक कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिखाई देता है, राइट? बाकी यहाँ पर आप देखिए तो एसिड बेस के लिए भी यहाँ पे आपके लगे हुए हैं, मीन्स पीएच का मेंटेन करने के लिए, अगर आपका जो पीएच अगर आपका ड्रॉप कर रहा है, पीएच आपका रेज़ कर रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए चीज़ें होती हैं। चूँकि ऐसा करने पे मीन्स ये जो यहाँ पे इम्पेलर होता है, वो जब रोटेट करता है तो यहाँ फ़ोम बनता है। दैट इज़ व्हाई यहाँ पे एंटी फ़ोम केमिकल डाले जाते हैं, ताकि यहाँ पे फ़ोम का फ़ॉर्मेशन ना हो सके, और फ़ोम का फ़ॉर्मेशन अगर होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से मतलब कि ऐसा लगेगा आपको कि हाँ, एरिया ज़्यादा कवर हो चुका है और वहाँ पे लिक्विड कम वो रहेगा। तो एंटी फ़ोमिंग एजेंट डाले जाते हैं जिससे कि फ़ोम ना बने प्रॉपर तरीके से। अगर सिंपली अगर आप कोई जैसे मीडिया ही है, कल्चर मीडिया, अगर आप उसको क्या करते हैं, ऐसे बहुत तेज़ से स्पीड से रोटेट कराते हैं। आप लोगों ने कभी मैग्नेटिक स्टेरर यूज़ किया है? किया होगा ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैग्नेटिक स्टेरर का जब आपने मैग्नेटिक का बीड जब आप उसमें डालते हैं, मान लीजिए अगर आपका ये फ्लास्क है और उसमें आपने मैग्नेटिक स्टेरर अगर आपने डाल दिया, आप उसको जब रोटेट कराते हैं, तो आपने क्या देखा होगा कि यहाँ पे इसी मीडिया में ही फ़ोम बनना शुरू हो जाता है। देखा होगा अगर आपने। कोई भी मीडिया अगर आपने यूज़ किया होगा, लाइक टीएसबी है, एनबी है, जो भी मीडिया अगर आपने यूज़ किया होगा, और उसको डिसॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक स्टेरर यूज़ कर दिया है। तो इसमें जब मैग्नेट की बीड आप डालते हैं और उसको स्टेरर पे ऐसे ऑन करते हैं, ये बहुत तेज़ से जब रोटेट करता है तो यहाँ पूरा फ़ोम बनना शुरू हो जाता है। फ़ोम से क्या होता है कि वॉल्यूम फ्लास्क में आपका बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे एंटी फ़ोमिंग होते हैं, इनोकुलम पाइप होती है, जिससे कि आप बैक्टीरियल कल्चर को क्या करते हैं, डालते हैं। ये कल्चर मीडिया है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिज़ायरेबल माइक्रोस्कोप्स में क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। इनका काम क्या होता है, इस पूरे कल्चर मीडिया को प्रॉपर यूनिफ़ॉर्मली क्या करते हैं, मिक्स करते रहते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन का सेंसर लगा होता है, जो कि ऑक्सीजन के लेवल को सेंस करेगा। टेम्परेचर का प्रोब लगा, जो कि टेम्परेचर को बताएगा। पीएच का प्रोब लगा, जो कि पीएच को बताता है। सैंपलिंग पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद कंप्रेस एयर इनलेट है, मतलब कि जो प्रेशर है, मतलब कि इनसाइड के अंदर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे होता है। बाकी इनके चलने पर हीट जनरेट होती है, तो उस हीट जो जनरेट हो रही है उसे नलीफाई करने के लिए यहाँ पे कूलिंग जैकेट लगा होता है। मतलब वो जो पूरी जैकेट होती है, उसके सबसे आउटर लेयर जो होती है, वो उसमें पूरा क्या होते हैं, ऐसे आइस क्यूब भरे हुए होते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा ये टेम्परेचर यहाँ पे कूल होता है। तो इसके वजह से इसके इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहता है, और टेम्परेचर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो कल की क्लास में आपको बताया था कि मैक्सिमम टाइम पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, तो पहले तो आपके बैक्टीरिया को ही ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, और साथ-साथ में जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं पता कि वो हीट लेबाइल है कि क्या है। अगर ऐसा होगा तो उस कंपाउंड की जो इंटीग्रिटी है या जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पे कूलिंग जैकेट डाले जाते हैं, और उसमें कभी-कभी कूलिंग रिएजेंट डाले जाते हैं, या पूरा पूरा का पूरा आइस का पैकेट, मतलब आइस क्या होते हैं उसमें डाले जाते हैं, जिससे कि पूरा टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है। तो ये बेसिकली जो आपको अभी फिगर यहाँ पे दिख रहा है, ये एक सिंपल फर्मेंटर डिज़ाइनर है, या इसको आप कॉन्टिन्यूअस स्टेरर फर्मेंटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पे लार्जली मैक्सिमम टाइम पे यही यूज़ किया जाता है। तो इनके पार्ट्स के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया, और मैंने आपको एक आइडिया भी बताया कि अगर आपके एग्ज़ाम में सपोज़ यही क्वेश्चंस आ जाता है कि आपको मतलब फर्मेंटर का डिज़ाइन कीजिए और उनके उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आपको ये सारी चीज़ अगर आपको कुछ याद नहीं भी हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ़ इसको डिज़ाइन बनाइए, और इनके जो पार्ट होते हैं उनके बारे में क्या करिए, डिस्क्राइब करना शुरू कर दीजिए कि इसका क्या काम होता है, किसका क्या काम होता है। ओके, अगर आप इतना भी लिख पाते हैं तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। हार्वेस्टिंग पाइप है, मतलब जहाँ से आप सैंपल को, जो भी आपका ये चीज़ बन रहा है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, और इसको लेकर के फिर प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, आते हैं उनके उन पॉइंट्स पे जिनको कि ध्यान रखना होता है जब डिज़ाइन किए जाते हैं ये फर्मेंटर। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था कि फर्मेंटर को डिज़ाइन करने के टाइम पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो जो वेसल्स है वो लॉन्ग टाइम तक कंटामिनेशन से फ्री रह सके, और उसकी उसकी जो वेसल्स की स्टील हो वो प्रॉपर तरीके की हो। नेक्स्ट पॉइंट है, एडिकेट एरिएशन एंड एजिटेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउएवर मिक्सिंग शुड नॉट कॉजेज डैमेज टू द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट एक्सेसिव फोम जनरेशन। बताया जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो, प्रॉपर तरीके से एयर का सर्कुलेशन हो, जिससे कि उस
फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज किए जाने वाले जो माइक्रोब्स हैं, उनको मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए जितने परसेंट में, जितने अमाउंट में ऑक्सीजन या एयर की रिक्वायरमेंट है, वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो सके। हालांकि इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो मिक्सिंग हो रही है वो इतना एक्सेसिव ना हो जाए, जिससे कि वो माइक्रोस पे क्या करे, नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर दे। इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर ज़्यादा एक्सेस मिक्सिंग होगा तो वहाँ पे फोम का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो चीज़ें ऑपरेट होती हैं एक ऑप्टिमम कंडीशंस में। तो इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए और ध्यान में रखा जाता है कि हाँ, प्रॉपर तरीके से एयर का मिक्सिंग हो, प्रॉपर तरीके से पूरे कल्चर मीडिया का रोटेशन हो, जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म को उतना अमाउंट में, उतना परसेंट में वो सारी चीज़ें मिल पाएँ जो कि उसके मेटाबॉलिज्म के लिए क्या है, ज़रूरी है। सॉरी, थर्ड पॉइंट है पावर कंजप्शन शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ऐसा भी ना हो कि जो फर्मेंटर हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका पावर कंजप्शन मीन्स इनपुट बहुत ज़्यादा हो, और अगर ऐसा होगा तो उसकी जो कॉस्ट आएगी बहुत ज़्यादा आएगी, जो कि हमारा प्रोडक्ट उससे जो बनेगा शायद उसको सेल करने पे भी उसकी जो प्राइस हो उतना इफेक्टिव ना हो पाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी उसमें मोटर या इम्पेलर लगे हुए हों, उनको ऑपरेट करने के लिए मतलब बहुत ही लाइटली हो, ताकि उनको ऑपरेट करने के लिए जो इनपुट पावर सप्लाई है वो लो वोल्टेज की हो। A system of a temperature control both during sterilization and fermentation should be provided। फर्मेंटेशन के टाइम पे एज वेल एज स्टरलाइजेशन के टाइम पे, दोनों टाइम पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिस जो कि टेम्परेचर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। मतलब टेम्परेचर एक फिक्स रेंज में रह सके। जैसे मान लीजिए सपोज अगर आपने यहाँ पे इंट्रोबैक्टर क्लोसी का कोई स्पीसीज यूज़ किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा प्रोड्यूसर होता है, या मान लीजिए बैसिलस का कोई स्पीसीज अगर आपने यूज़ किया हुआ है और इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिपोर्ट किया गया है वो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इस दोनों टेम्परेचर पे आसानी से ये बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रो करता है। तो जब अगर आप इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में अगर ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर का ये रेंज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कंट्रोल करने के लिए फर्मेंटर में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, लगाए जाते हैं, राइट। एक सवाल मेरे मन में अभी यहाँ पर आ रहा है इस पॉइंट को लिखते टाइम पे, क्या अभी आप लोगों से पूछूं और आप लोग उसको आंसर करेंगे? हाँ जी। अच्छा, ओके। सवाल मेरा ये है कि सपोज आप लेबोरेटरी में हैं और आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, राइट, और आपको माइक्रोब्स कुछ दिए गए हैं। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया 5 माइक्रोब, दैट इज ए, बी, सी, डी एंड ई। ये 5 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं और ये अननोन है। और मैंने आपको बोला कि आपको इन पे काम करना है, और काम करने से पहले आपको ये स्क्रीन आउट करना है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ह्यूमन पैथोजेनिक है या नहीं है। स्क्रीनिंग ऑफ ह्यूमन पैथोजेनिक। तो कैसे आप पता करेंगे इन बैक्टीरिया को कि ये पैथोजेनिक है हमारे लिए या नहीं है? सिंपली लेबोरेटरी में, यू आर इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी एंड योर सुपरवाइजर प्रोवाइडेड 5 डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड स्टेट दैट कि यू हैव टू डू योर रिसर्च वर्क ऑन दिस 5 बैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर अ स्क्रीनिंग, इज इट दैट दिस 5 डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर गुड फॉर योर हेल्थ और नॉट। सो क्या करेंगे आप उस टाइम पे एज अ रिसर्चर? कैसे पता करेंगे कि ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक है या नहीं है? आप डिस आवाज डिस्कनेक्ट हो गई, सरस्वती मेरे ख्याल से बोल रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? इन्होंने आंसर दिया है कि उन बैक्टीरिया को हम एक रेंज में ग्रो कराएंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। और क्या होगा सरस्वती, अगर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सपोज हमने ग्रो करा लिया, तो फिर उससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे?
ओके, गुड। गॉट इट। और कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड। सरस्वती ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। बहुत ही क्विक मेथड है ये। अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं या करने जाने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में, तो अगर आपको कोई बैक्टीरिया दिया जाता है हैंडलिंग करने के लिए, सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर सेफ्टी मेजरमेंट आपको क्या करना है कि उन सारे बैक्टीरिया को पहले आप क्या कीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ग्रो कराइए। मतलब 37, 37.5, 37 या 38 या 36, इस तरीके से। अगर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उस बैक्टीरिया के पास ग्रो करने की एबिलिटी है, तो उस बैक्टीरिया को वहीं तुरंत का तुरंत आप उसे मार्क लगाइए और उसको वहाँ से हटा दीजिए कि ये बैक्टीरिया पे हम काम नहीं करेंगे सर। पूछेंगे क्यों, तो आप बोल दीजिए कि सर इस बैक्टीरिया के पास एबिलिटी है कि 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर सकता है, दैट मीन्स इट कैन सर्वाइव इन अवर बॉडी, एंड आई डोंट नो द नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट बैक्टीरिया, सो आई एम नॉट विलिंग टू डू माई रिसर्च वर्क ऑन दैट बैक्टीरिया विच हैज एबिलिटी टू grow on 37 degrees Celsius. So this is one of the quickest method to identify or to screen out the bacteria, is it bacteria or pathogenic or not. So just do one thing, that is make a proper media and incubate at 37 degrees Celsius for 24 hours. Is there, if there is any colony or growth pattern visible on the plate or any broth media, then definitely it is harmful for us. सो आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज स्क्रीन आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। और सरस्वती के आंसर से लगा कि इन्होंने अपने मास्टर्स या पीएचडी में ये काम किया हुआ है। सरस्वती, आपका बैकग्राउंड क्या है, माइक्रोबायोलॉजी? अच्छा। ओके ओके सरस्वती। आ, ओके, जैसे मैंने ये टेम्परेचर लिखा था, मेरे मन में ये सवाल आया और मैंने आपसे पूछ भी लिया, और आई डोंट नो कि कितने लोगों को इसका आंसर पता था, बट अभी मैं ये कंफर्म हूँ कि अब सब लोगों ने ये आंसर्स जान लिया है। और अगर आपसे कभी ऐसे इंटरव्यू में या फिर ऐसे कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A system of pH monitoring and control should be provided together with the monitoring and control of the other parameters like the dissolved oxygen, redox potential, etc. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्मेंटर का जो पांचवा की पॉइंट्स है जो कि ध्यान दिया जाना चाहिए डिज़ाइन करने के टाइम पे, वो ये है कि वहाँ पे ऐसा सिस्टम भी हो जो कि कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके पीएच को और अदर पैरामीटर्स को भी, जैसे लाइक डिजॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज, रिडॉक्स पोटेंशियल का परसेंटेज, एक्सेट्रा। इन सबको भी रेगुलेट और मॉनिटर किया जा सके। सैम्पलिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड। सैम्पलिंग करने के लिए मतलब कि आप वहाँ से सैंपल निकाल करके चेकआउट कर सके। सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों है? बीच बीच में मान लीजिए आपने कॉन्टिन्यूस फर्मेंटर यूज किया हुआ है और आप बीच बीच में ये चेक करना चाहते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट बन रही है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी क्या वो मेंटेन है, स्टैंडर्ड जो लेवल है, तो उसके लिए आपको सैम्पलिंग करना होता है और आप उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हाँ, जिस प्रोडक्ट को हम लोग बनाना चाह रहे हैं क्या उस प्रोडक्ट का अमाउंट एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ उसके लिए आप एक्ट करते हैं। सो दैट इज़ वाई सैम्पलिंग की ज़रूरत होती है यहाँ पे। इवापोरेशंस लॉसेस फ्रॉम द फर्मेंटर शुड नॉट बी एक्सेसिव। और ऐसा ना हो कि फर्मेंटर्स में चूंकि हीट जनरेट होता है तो वहाँ से जो लिक्विड मीडिया है या जो आपके कल्चर मीडिया है उन्हें वाटर है, वो वाटर का मैक्सिमम लॉस हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसके कंसंट्रेशन पे क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा। तो इवापोरेशंस की रेट भी प्रॉपर तरीके का, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन करने के टाइम पे ध्यान दिया जाना चाहिए। द वेसल्स शुड बी डिज़ाइन टू रिक्वायर द मिनिमल यूज ऑफ लेबर इन ऑपरेशंस, हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। जो वेसल्स है उसको इस तरीके का बनाया जाना चाहिए या ऐसे क्वालिटी का बना होना चाहिए कि उसको साफ़ करने के टाइम पे, उसको ऑपरेट करने के टाइम पे और उसमें से सैंपल को निकालने के टाइम पे और उसको मेंटेन करने के लिए कम से कम लेबर वर्क की ज़रूरत हो, आसानी से इन काम को किया जा सके। ऐसा करने में बहुत ज़्यादा दुविधा नहीं होनी चाहिए। राइट, सो ये सारे पॉइंट्स आपने देखे यहाँ पे कि जब किसी एक फर्मेंटर को डिज़ाइन किया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए।
Next है that is ideally the vessel should be suitable for a range of a process but this may be restricted because of the contaminated regulations. So आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जब भी डिज़ाइन किया जाए तो ये वेसल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो सुटेबल रेंज में हो सारे प्रोसेस करने के लिए, बट फिर भी मतलब कंटामिनेशन के रेगुलेशंस को फॉलो करे और उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम रहें, इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए. द वेसल्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर स्मूथ इंटरनल सर्फेस and using welds instead of a flange joints whether whenever possible. आप अंदर में जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं उनका सरफेस काफ़ी स्मूथ हो, ऐसा ना हो कि पूरा जॉइंट्स कर दिया जाए, रफ हो जाए, पता लगा उसको साफ़ करने के टाइम पे या सैम्पलिंग करने के टाइम पे या निकालने के टाइम पे उसमें इंजर्ड हो जाए वर्कर जो भी है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए. द वेसल्स शुड बी ऑफ अ सिमिलर जियोमेट्री टू बोथ सैम्पलर एंड लार्जर, स्मॉलर एंड लार्जर. उनकी जो जियोमेट्री है, उनका जो पैरामीटर्स है वो एक तरीके का होना चाहिए ताकि मतलब जो भी अमाउंट आप डाल रहे हैं उसका अमाउंट का आपको वॉल्यूम पता हो सके और उसको आप स्केल अप करने में क्या हो आसानी हो सके. द cheapest materials which enable satisfactory result to be achieved should be used. सबसे सस्ता मटेरियल जो कि पूरा का पूरा उस स्टैंडर्ड को मीट करता हो और एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता हो, उनको यूज़ किया जाना चाहिए इस डिज़ाइन इस फर्मेंटर को डिज़ाइन करने के टाइम पे. तो ये सारे कुछ पॉइंट थे जिनको आपने यहाँ पे देख लिया. और नेक्स्ट पॉइंट है देयर शुड बी एडिक्वेट सर्विसेज प्रोविजन फॉर द इंडिविजुअल प्लांट्स. और ऐसे फर्मेंटर के लिए सर्विस की अच्छी सुविधा होनी चाहिए ताकि आसानी से उनको सर्विस दिया जा सके. सो ये जो आपको 13 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके के सवाल बनते हैं कि डिफाइन अ फर्मेंटर एंड डिज़ाइन अ फर्मेंटर और राइट देयर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, तो उनमें आपको इनमें से कोई 5 या 6 पॉइंट भी अगर आप लिख देते हैं 11 12 13 पॉइंट में से, तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा. आसानी से आप 6-7 पॉइंट याद कर सकते हैं. सर्विस प्रोविजन फॉर अ फर्मेंटेशन प्लांट. किसी भी फर्मेंटेशन का जो प्लांट है, मतलब जहाँ पे फर्मेंटेशन के प्रोसेस फर्मेंटर डिज़ाइन किया गया है, उसको प्लांट किया गया, रखा गया है, बनाया गया है, उसके सर्विस का क्या क्या प्रोविज़न है उसको यहाँ पे देख लेते हैं. एक कंप्रेस्ड एयर होगा और स्टराइल कंप्रेस्ड एयर होगा, जिसके लिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको दे रखी है. चिल्ड वाटर है, लगभग 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक के लिए कोल्ड वाटर है, 4 डिग्री सेल्सियस के लिए हॉट वाटर है. और स्टीम है हाई प्रेशर का, और स्टीम कंडेंसेट है, और इलेक्ट्रिसिटी है, देन स्टैंड बाई जनरेटर है, और ड्रेनेज ऑफ इफ्लुएंट है, मोटर है, और स्टोरेज फैसिलिटी फॉर मीडिया कंपोनेंट्स हैं, देन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट फॉर फर्मेंटर है, एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ है. ये सारे कुछ सर्विसेज हैं जो कि आपको फर्मेंटर प्लांट के लिए देना होता है, मतलब ये सारी चीज़ों को करना पड़ता है. कंप्रेस्ड एयर होना चाहिए, मतलब काफ़ी प्रेशराइज्ड हो, और स्टराइल एयर कंप्रेस्ड एयर होना चाहिए. चिल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है, स्टीम है हाई प्रेशर, और स्टीम कंडेंसेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैंड बाई जनरेटर, मतलब लाइट अगर सप्लाई नहीं है तो जनरेटर से भी आप चला सकें. और जो भी मटेरियल वहाँ से निकल रहा है उसको ड्रेनेज करने की सुविधा होनी चाहिए, मोटर होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सर्विस प्रोविजन में आती हैं किसी फर्मेंटर के लिए. टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन वेसल्स. कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के फर्मेंटेशन वेसल्स हैं और जिनको कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. सो फर्मेंटर वेसल्स हैव मोर लिमिटेड एप्लीकेशंस एंड हैव बीन डेवलप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और क्लोजली रिलेटेड द प्रोसेसेस. यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्मेंटर जो वेसल्स होते हैं उनके पास लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं और उनको डेवलप किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या प्रोसेस को करने परफॉर्म कराने के लिए. बायोरिएक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वेरियस डिफरेंट क्राइटेरिया. और बायोरिएक्टर्स को लेकर के यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है. यहाँ पे जो फर्मेंटर वेसल्स की बात की जा रही है वो बायोरिएक्टर्स के बारे में, बिकॉज उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो वैसा है जो कि इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या है, यूज़ किया जा रहा है. तो यहाँ पर पहला ही जो टाइप है दैट इज़ द STB, दैट मीन्स स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर. और ये सबसे ज़्यादा एंड कॉमनली यूज किए जाने वाला बायोरिएक्टर है इंडस्ट्रीज़ में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली कंपाउंड्स को लेकर के. तो STB के नाम से भी आ सकता है या स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर के नाम से भी आ सकता है. तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है. वन ऑफ द मोस्ट कन्वेंशनल बायोरिएक्टर इज़ द स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर. The core component of the stir tank bioreactors is the agitator or impeller, which perform a wide range of functions. ये बड़ा important है. Functions से इनके पूछे जाते हैं और ये MCQs में सवाल बने हुए हैं.
एजिटेटर का या इम्पेलर का फंक्शंस क्या होगा? हीट एंड मास का ट्रांसफ़र कराना, एरेशंस कराना, मिक्सिंग फॉर होमोजेनाइजेशंस के लिए। पूरे के पूरे जो आपके मीडिया होगी और उस मीडिया में आपके जो भी इनोकुलम होंगे और उनका जो एयर सप्लाई होगा वो सबको प्रॉपर तरीके से मिक्स कराने के लिए, हीट को ट्रांसफ़र कराने के लिए, मास को ट्रांसफ़र कराने के लिए, एयर को मिक्स कराने के लिए, ताकि होमोजेनाइजेशंस की प्रोसेस हो सके। होमोजेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सब मिक्स किया जाता है सारी चीज़ों को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपका सेल है और आपने उसको क्या किया, डिसरप्ट किया है, और उसको डिसरप्ट करने के बाद सेल के इनसाइड के सारे कंपोनेंट को क्या किया, आपने निकाल लिया, उसको मिक्स करके प्रॉपरली, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द होमोजेनाइजेशन। सो मिक्सिंग है यूनिफॉर्मली, इसको आप ये टर्म दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फिगर जो है वो एसटीबी का है, और एसटीबी का फिगर जो आपने स्टार्टिंग में देखा था फर्मेंटर का, वो फर्मेंटर ही बेसिकली एक एसटीबी का मतलब एसटीबी ही है। वैसा ही आपको कुछ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएच कंट्रोल है, एसिड बेस के लिए यहाँ पे रिजर्वायर पंप है, फिर इसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर है एग्जॉस्ट के लिए, कूलिंग वाटर है, और यहाँ पे आपके ये कल्चर ब्रॉथ है, और बफर लगे हुए हैं, और फिर स्पेसर्स है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे इम्पेलर देखिए लगा हुआ है, जो कि ऐसे पैडल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरा रोटेट करेगा इस तरीके से। कूलिंग वाटर है, स्टीम है, वॉल्व है एंड हार्वेस्ट करने के लिए ये है, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टीम दिया जा रहा है, ये मोटर है, स्टेराइल सील है। ये सारे जो कंपोनेंट मतलब जो आपने स्टार्ट, ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए आपका कल्चर है, मतलब कि बैक्टीरिया है, और इसके इन साइड में अंदर में जो लिक्विड भरे हुए होंगे वो सब के सब क्या है आपके, दैट इज कल्चर मीडिया है। तो ये पूरा ऐसे आपका एक रॉड होती है सॉफ्ट, और जिसमें मोटर लगा होता है, ये रोटेट करता है, और इसके देखिए ऐसे एंगल भी बनाया हुआ है इस तरीके से डायरेक्शंस पे। ऐसा रोटेट करने से पूरा का पूरा ये क्या होगा, मिक्स होगा। तो ये इम्पेलर का काम यही होता है कि पूरा इसको क्या करता है, ऐसे रोटेट करा करके इसमें पूरा सब, इसमें एयर को, टेम्परेचर को, इनाकुलम को, सबको क्या करता है, मिक्स कराने का काम करेगा। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक एसटीवी का स्ट्रक्चर है, और सबसे ज़्यादा और सबसे कन्वेंशनल तरीके से यूज़ किया जाने वाला क्या है आपका, ये बायोरिएक्टर होता है। Okay, impellers are used for what? That is oxygen transfer, heat transfer, power consumptions and fluid dynamics. इन पर्पस के लिए इम्पेलर को क्या कर सकते हैं कि यूज किया जाता है। द स्टैंडर्ड स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर इज यूज्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली इन द फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इनको स्टैंडर्ड तरीके से क्या करते हैं, इसको यूज किया जाता है। तो कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन से टाइप का बायोरिएक्टर मोस्ट कॉमनली या मोस्ट कन्वेंशनल तरीके का है जो कि यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे या उनके इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि एस टी बी, दैट मीन्स स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर जो है वो उसको यूज किया जाता है। करेंटली इन द बायो मॉडल, सॉरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। Currently, in the pharmaceutical industry, the stir tank bioreactor are the most widely used bioreactor for the GMP, means genetically modified product productions of monoclonal antibodies, therapeutic and other biological using animals and cell culture. So अभी करंट टाइम पे बेसिकली इस एस को वाइडली यूज़ किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस कराने के लिए, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए, या अदर जो मेडिकल इंडस्ट्री मतलब मेडिकल में ट्रीटमेंट के लिए थेरेपेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे लाइक आज के डेट में इंसुलिन है, ये थेरेपेटिक कंपाउंड्स में आता है, राइट। या ग्रोथ फैक्टर जो हैं ये भी आते हैं, या फिर आपके लाइक एज सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो यूज़ किया जाने वाला प्रोटीन एंटी फॉर्मिंग प्रोटीन होती है, वो भी थेरेपेटिक होते हैं। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको प्रोडक्शंस कराने के लिए यूज़ किया जाने वाला जो बायो रिएक्टर है वो क्या है आपका, एस। तो सवाल यहाँ से एस से क्या बनता है, MCQs में तो बहुत बारी पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आई डोंट नो कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा। MCQs में यही बनता है कि GMP मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस कराने के लिए, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस कराने के लिए, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शंस कराने के लिए कौन से टाइप के बायोरिएक्टर को यूज किया जाता है। तो वहाँ पर आपको जानना होगा और समझना होगा सिंपल भाषा में कि फार्मास्यूटिकली इम्पॉर्टेंट जो भी आपके कंपाउंड्स हैं, या मेडिकली जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड जिनका कि ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज़ किया जाता है, उन सारे कंपाउंड्स के
आपको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस कराने के लिए जिस बायोरिएक्टर को आप यूज़ करते हैं, वो बायोरिएक्टर आपका है दैट इज़ द एसटीबी, ठीक है? उस एसटीबी में यूज़ किए जाने वाले जो आपके इम्पेलर हैं, उनका यहाँ पे टाइप आपको दिया जा रहा है कि कई तरीके के इम्पेलर क्या हैं आपके यूज़ किए जा सकते हैं। नंबर पहला आपको दिया है दैट इज़ द डिस्क टर्बिन टाइप। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा सर्कुलर डिस्क है और इसमें ऐसे कई जगह पे क्या लगे हैं, इम्पेलर्स लगे हुए होते हैं। तो ये जब रोटेट करता है तो इनसे पूरी मिक्सिंग होती है। इसके बाद विंड डिस्क टाइप वेन डायग्राम जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ही जगह, मतलब ऐसे एक डिस्क है, इसके अंदर में कई सारे आपको यहाँ पे ऐसे क्या है, ये दिख रहे हैं इम्पेलर, और इससे भी आपका जब रोटेट होगा तो पूरा क्रॉस होता है, तो पूरा का पूरा क्या होती है, मिक्सिंग होती है। इसके बाद ओपन टर्बिन टाइप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे टर्बाइन है, जैसे दिख रहा है आपके कैसे फैन लाइक स्ट्रक्चर्स है, सब यहाँ पे इम्पेलर लगे हुए हैं। ये रोटेट करेगा, ये सॉफ्ट जो होगा मोटर से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये पूरा का पूरा रोटेट करता है, जस्ट लाइक अ फैन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्जिन प्रोपेलर टाइप, तो इस तरीके का भी बनता है। तो ये इम्पेलर इसमें यूज किए जाते हैं। तो एसटीबी का भी क्लासिफिकेशंस किया जाता है। आपको चूंकि उतने डिटेल में पढ़ना नहीं है, जो बच्चे ऐसे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में एमएससी करते हैं या बायोटेक करते हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो ये एसटीबी का भी टाइप्स है बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेलर यूज्ड इन द एसटीबी। तो इस तरीके के यहाँ पे 4 पॉसिबल टाइप के क्या हैं आपके, दैट इज़ द इम्पेलर हैं जो कि यूज किए जाते हैं एसटीबी में, और इन सबका अपना अलग अलग क्या है इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर मैंने फिगर आपको लगा दिया है कि अगर आपके एग्ज़ाम में एसटीबी के बारे में आता है तो आप पहले एक नॉर्मल डायग्राम बनाइए, उसके बारे में लिखिए और उनका जो यूजेज है उनको लिखिए, और साथ साथ में उनको उनमें यूज़ होने वाले इम्पेलर के भी टाइप्स को आप दिखा दीजिए, ताकि ये समझ में आ जाए सामने वाले को कि हाँ, आपको इसके बारे में आइडिया है और आपको आप जानते हैं इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट हेडिंग है दैट इज द एप्लीकेशन। सो कॉन्टिन्यूस फ्लो स्टेयर टैंक रिएक्टर, जिसको कि आप सी एस टी आर भी के नाम से भी जानते हैं, आर यूजली अप्लाइड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। सी एस टी आर, जैसा कि मैं पहले बोला था, दैट इज द कॉन्टिन्यूस स्टेयर्ड टैंक बायोरिएक्टर facilitate rapid dilution rate which make them resistant to both high pH and low pH volatile fatty acid waste। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कॉन्टिन्यूस फ्लो स्टेयर टैंक रिएक्टर कहाँ पे आप यूज करते हैं, अप्लाइड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर ये भी दिया जा रहा है कि ये फैसिलिटेट करता है एक रैपिड डाइल्यूशन रेट विच मेक देम रेजिस्टेंट टू द बोथ हाई पीएच वैल्यू एंड लो पीएच वैल्यू वोलेटाइल फैटी एसिड वेस्टेज। तो पीएच वैल्यू के रेंजेस को, हाई पीएच वैल्यू होगी उसको भी नॉर्मलाइज कर सकता है, डाइल्यूशन कर सकता है, या लो पीएच वैल्यू होगी तो उसको भी नॉर्मलाइज कर सकता है। ये इसकी थोड़ी प्लस पॉइंट है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस सी एस टी आर वाले का। तो ये कुछ एप्लीकेशंस में मैंने यहाँ पे पॉइंट आपको डाले ताकि आपको आसानी से देख सकें आप। सी एस टी आर द लेस एफिशिएंट कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ रिएक्टर्स एज दे रिक्वायर्स लार्जर रिएक्टर वॉल्यूम टू अचीव द सेम रिएक्शन रेट। इसकी एक प्रॉब्लम या कह सकते हैं कि डिमेरिट्स क्या है, इसकी एफिशिएंसी बाकी जो बायोरिएक्टर जिनके बारे में हम लोग कल की क्लास में स्टडी करेंगे, और भी टाइप के बायोरिएक्टर्स हैं, जैसे लाइक जो फोटो बायोरिएक्टर्स है, नॉर्मली बायोरिएक्टर्स है, नैनो बायोरिएक्टर्स हैं, राइट, वर्टिकल बायोरिएक्टर्स है, इन सब के बारे में कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उन रिएक्टर्स के कंपैरिजन में इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेम रेट ऑफ रिएक्शंस है उसको अचीव करने के लिए इनमें, इन बायोरिएक्टर्स में वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब कि उनका उनको जो एरिया है या जो उनका जो वॉल्यूम होगा मीडिया का वो ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ वाई आप बोल सकते हैं कि इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, दूसरे के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ये इनका डिमेरिट है। आज की क्लास से सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन द कॉन्टिन्यूअस स्टेरर टैंक बायोरिएक्टर। अब ये सवाल तो बहुत सिंपल सा है कि आप उसके बारे में लिखिए। अब यही सवाल सपोज अभी सरस्वती स्टार्टिंग में पूछ रही थी, मान लीजिए अगर ये सवाल आपका 5 नंबर में आएगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये स्टेरर टैंक और रिएक्टर होता क्या चीज़ है, उसका डिजाइन बनाएंगे, उसके कंपोनेंट के बारे में लिखेंगे। लेकिन अगर यही सवाल ये 15 नंबर में आ जाएगा तो फिर आपका थोड़ा लिखने का तरीका बदल जाएगा। अगर ये 20 नंबर में आता है तो आपको प्रॉपर्ली इनके मैकेनिज्म के बारे में, इनके एप्लीकेशंस के बारे में, और इनके जो सर्विस प्रोविजन है उनके बारे में, ये सारा का सारा जो पीपीटी में आपको कंटेंट दिया गया, ये पूरा 25 नंबर को लिखने के लिए सफिशिएंट है। अगर ये क्वेश्चन आपका 25 नंबर में आता है तो आप पूरा इस पीडीएफ में दिए गए कंटेंट को अगर आप लिख पाते हैं तो आप आसानी से 25 मार्क्स का कंटेंट अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसी कंटेंट से, इसी एक क्वेश्चन से आप अपना 5 नंबर का भी, 15 नंबर का भी और 25 नंबर के भी क्वेश्चंस के आंसर्स को दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन टू द
क्वेश्चन नंबर। तो जैसा आपको मार्क्स दिया जाए उस हिसाब से आप उसके कंटेंट को क्या कीजिए, राइट अप कीजिए। सारे टाइप के आपको यहाँ पे चीज़ें दे दी गई, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आता है कि हाँ, कैसे आपको आंसर्स करने हैं। ओके। बाकी जो डिफरेंट टाइप्स के बायो रिएक्टर हैं उनके बारे में हम लोग कल की क्लास में स्टडी करेंगे। और आज के लिए ये जो सवाल है उसको आप आसानी से लिख पाएँगे। वैसे इस सवाल के लिए सारा का सारा जो मटेरियल आपको पीडीएफ में मिलेगा, वही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर ये क्वेश्चन्स आपको आता है, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से भी उसको अच्छे से लिखिए। और जो पीडीएफ में पॉइंट्स बना कर के नंबर दिए जाते हैं, आप उनको सही तरीके से याद रखिए, ताकि वो पॉइंट्स अगर आपको याद रहेगा, तो आप उसको एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं। ओके? ठीक है? ओके, सो कल की क्लास में हम लोग बायोरिएक्टर्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। करीब 6 टाइप के आपके बायोरिएक्टर्स हैं, और उन पे भी शॉर्ट नोट्स आता है। कभी-कभी फोटो बायोरिएक्टर्स पे या नैनो बायोरिएक्टर के बारे में पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है। तो कल की क्लास जो होगी वो डिफरेंट टाइप्स के बायोरिएक्टर्स के बारे में होगा, और कल वो क्लास आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और स्टडी फोकस करते रहिए, और हेल्दी रहिए, ताकि कल की क्लास भी अटेंड कर सकें। गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट। मोस्ट वेलकम। गुड नाइट, गुड नाइट।